नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 3 अवयव आगे पढ़ेंगे। ये हमारा चौथा सत्र है और अंतिम सत्र भी। आइए याद करें पिछले सत्र में हमने क्या क्या पढ़ा। पिछले सत्र में हमने अवयवों का गुणन, अवयवों के गुणन के कुछ गुणधर्म और इन पर आधारित प्रश्न देखे। इस सत्र में हम अवयवों का परिवर्त, अवयवों के परिवर्त के गुणधर्म, सममित तथा विषम सममित अवयव, अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया एवं व्युत्क्रमणीय अवयव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए पढ़ें कि हमारा अवयव का परिवर्त क्या होता है। अवयव का परिवर्त, इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस भी कहते हैं। इसकी परिभाषा हमें क्या बतला रही है, देखेंगे। यदि हमारे पास कोई अवयव है m/n कोटि का, तो A की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर जब हम विनिमय करेंगे तो हमें एक नया अवयव प्राप्त होता है और वह अवयव का परिवर्त कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे A बराबर में ये हमारा अवयव है कितनी कोटि का, 3/2 कोटि का। अगर हम इसके पंक्तियां और जो स्तंभ हैं वो हम क्या कर दें, बदल दें, यानी इनका परस्पर विनिमय कर दें, तो हमें एक नया अवयव प्राप्त होगा। और वो क्या प्राप्त हो रहा है, अवयव का परिवर्त। ध्यान देंगे, जो अवयव का परिवर्त है हम उसे इस प्रकार निरूपित करते हैं, A' या फिर AT। ठीक, A का परिवर्त के अवयव क्या मिले, देखेंगे। जो A की पहली पंक्ति है वह A परिवर्त की यानी AT की पहला स्तंभ बन जाएगा। जो दूसरी पंक्ति है वह दूसरा स्तंभ, जो तीसरी पंक्ति है AT का तीसरा स्तंभ। ठीक, तो AT यानी A का परिवर्त अवयव हमें कितनी कोटि का मिला, हमें कोटि मिली 2/3। ठीक, आगे देखेंगे। यदि A हमारा m/n कोटि का है तो इसका जो परिवर्त होता है वह कितनी कोटि का होगा, n/m। ये हम उदाहरण देख चुके हैं। एक और उदाहरण लेके समझेंगे। यदि मैं आपको एक अवयव दूं 1 वर्गमूल 3 और 2, ठीक, इसका परिवर्त क्या होगा और इसकी कोटि कितनी होगी। ये हमारा क्या है, एक स्तंभ अवयव, तो इसका परिवर्त एक पंक्ति अवयव होगा। इसकी कोटि कितनी, कोटि है हमारी 3/1, तो K का परिवर्त हमारा एक पंक्ति अवयव जिसकी कोटि हमें मिल गई 1/3। ठीक, अगले बिंदु पे ध्यान देंगे। यदि A एक विकर्ण अवयव है तो ध्यान देंगे A परिवर्त A के बराबर ही होता है। उदाहरण आपके सामने है। A हमारा विकर्ण अवयव, याद होगा विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण की सारी जो अवयव हैं उसके अलावा जो अतिरिक्त अवयव होंगे वह सारे शून्य होने चाहिए। ठीक, देख सकते हैं ये हमारा विकर्ण अवयव है। इसका परिवर्त भी अगर हम करते हैं तो हम क्या पाएंगे, हमें पता है जो विकर्ण अवयव होता है वह एक वर्ग अवयव होता है, तो यानी यहाँ कोटि तो बराबर ही रही, 3/3 कोटि है, तो इसका परिवर्त करने पर भी हमें कोटि क्या मिली अवयव की, 3/3 ही मिली। और आप देखेंगे जो अवयव हैं वह भी उसी स्थान पर आए। तो हमारा जो अगर अवयव विकर्ण अवयव है तो उसका परिवर्त उसी अवयव के बराबर होता है। ठीक, आइए अब आगे चलें। अब हम देखेंगे अवयव के परिवर्त के कुछ गुणधर्म। इसके अंदर सबसे पहला आप क्या देखेंगे, हमारे पास उपयुक्त कोटि के किन्हीं अवयव A तथा B हैं,
तो गुणधर्म हमारे पास क्या बतला रहे हैं? सबसे पहला, ए का अगर हम परिवर्त निकालें और फिर से उस परिवर्त का फिर परिवर्त निकालें तो वह किसके बराबर होता है? जो हमने अवयव लिया था ए। ठीक, आइए इसे उदाहरण से समझें। के बराबर में हमने एक अवयव लिया, स्तंभावयव अभी हमने लिया था, इसका आपने परिवर्त भी निकाला था। क्या परिवर्त आया था? के टी बराबर में एक पंक्ति अवयव 1 वर्गमूल 3 और 2। अब इस परिवर्त का फिर से परिवर्त निकालिए तो क्या आएगा वह? आप देख सकते हैं वापस आपको अवयव के ही मिल रहा है। तो सत्यापित हो गया हमारा पहला गुणधर्म, के का परिवर्त और फिर से इसका अगर हम परिवर्त निकालते हैं तो हमारा किसके बराबर हो रहा है? अवयव के ही। इसी प्रकार आप बाकी सारे गुणधर्म भी सत्यापित कर सकते हैं उचित उदाहरण लेकर। यह कार्य मैं आप पर छोड़ रही हूं। आइए दूसरा गुणधर्म देखें। दूसरा गुणधर्म क्या बता रहा है आपको? आपके पास एक अवयव ए है, इस अवयव को आप किसी चर के से क्या कर रही हैं? गुणा कर रही हैं, यानी आदिश से गुणा कर रही हैं। और फिर इस अवयव को आप क्या निकाल रहे हैं? इस अवयव का परिवर्त। तो वह किसके बराबर होगा? वह बराबर होगा, यदि अगर आप पहले ए का परिवर्त निकालें और फिर उस परिवर्त को आप उस चर के से गुणा कर दें तो ये दोनों हमारे बराबर होंगे। तीसरा गुणधर्म क्या बतला रहा है? देखेंगे, ए जमा बी, यानी पहले हमने क्या किया? दो अवयवों का योग और फिर उसका परिवर्त निकाला तो वह किसके बराबर है? अगर हम दोनों अवयवों का पहले परिवर्त निकाल लें और बाद में योग कर दें तो वह बराबर होंगे। ठीक, करके देखिएगा। अब आखिरी गुणधर्म, ये हमारा गुणा के लिए है। ए और बी हमारे पास उपयुक्त कोटि के क्या हैं? अवयव। इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं? गुणा, और गुणा करने के बाद इनका परिवर्त निकाल रहे हैं तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है, ध्यान देंगे, ये किसके बराबर है? बी के परिवर्त को और ए के परिवर्त को अगर हम गुणा करते हैं तो। ठीक, इसे हम रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज भी कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ें। अब हम पढ़ेंगे सममित अवयव और विषम सममित अवयव। अंग्रेजी में हम इसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं। देखते हैं सबसे पहले सममित अवयव हमें क्या बताता है। सममित अवयव एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए का परिवर्त ए के बराबर ही हो। समझ गए? यानी उसका जो परिवर्त है वह उसी के बराबर होगा तो वह जो अवयव है वह क्या कहलाएगा? सममित अवयव। अर्थात i व j के संभव मानों के लिए हमारा जो aij है और aj है वह बराबर होना चाहिए। उदाहरण, a आपके पास एक अवयव दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा क्या है? सममित अवयव। इसे हम कैसे देखेंगे? इसका परिवर्त निकाल के। इसका परिवर्त निकालिए। वर्ग अवयव है, सबसे पहले देखेंगे हमारा सममित अवयव के लिए वर्ग अवयव होना अनिवार्य है। ये वर्ग अवयव है तो यानी ये सममित अवयव हो सकता है। अब देखेंगे इसके अंदर अगर इसका परिवर्त निकालें तो पहली पंक्ति के जो भी अवयव हैं वे पहले स्तंभ के अवयव बन जाएंगे, यानी 2 1 वर्गमूल 3 1 0 माइनस 6 वर्गमूल 3 माइनस 6 और 3। आप कहेंगे ये तो हमारा पहले वाला ही अवयव आ रहा है। बिल्कुल सही, ये हमारा क्या मिल रहा है? अवयव ए के बराबर ही मिल रहा है। और यही हमारी परिभाषा कह रही है, अगर कोई अवयव उसी के परिवर्त के बराबर होता है तो वह अवयव हमारा सममित अवयव कहलाता है। ठीक, आइए अब देखें विषम सममित अवयव। अगर हमारे पास कोई वर्ग अवयव, फिर से वर्ग अवयव होना अनिवार्य है। हमारे पास कोई वर्ग अवयव है a, वह विषम सममित कहलाता है
यदि a का जो परिवर्त है वह किसके बराबर हो, -a के, यानी ऋण a के। ठीक, अर्थात i तथा j के हर संभव मानों के लिए aj किसके बराबर हो, ऋण aij के, यानी -aij के। उदाहरण देख लेते हैं। आपके पास यहाँ आपको एक अवयव दिया हुआ है a, इसका परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त देखेंगे, 0, 3 और 9, -3, 0 और 1, और आखिरी स्तंभ के अवयव क्या बने, -9, -1 और 0, यही बने। ठीक, ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे। अगर परिवर्त में से मैं ऋण हर एक अवयव में से ऋण बाहर निकाल लूं, यानी उभयनिष्ठ ले लूं, माइनस बाहर निकाल लूं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यह जो अवयव आपने लिया था जिसका परिवर्त निकाला वही मिलेगा। देखेंगे क्या मिला, -039, -301 और -9, -1 और 0, यही प्राप्त हो रहा है। और ये किसके बराबर है, a के। तो हमारा क्या मिला, जो a परिवर्त है वह बराबर है ऋण a के। ठीक, इसे जब भी हमारा यानी कोई भी अवयव, उसका जब हम परिवर्त निकालते हैं किसके बराबर होता है, ऋण a के, तो उस अवयव को हम विषम सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ बिंदुओं पे ध्यान देंगे। सबसे पहला, सममित अवयव और विषम सममित अवयव दोनों वर्ग अवयव होते हैं। यह हमने परिभाषा में ही गौर किया कि दोनों वर्ग अवयव होने अनिवार्य हैं। दूसरे बिंदु पे देखेंगे, विषम सममित अवयव के जो विकर्ण अवयव हैं वे सारे के सारे शून्य होते हैं। एक उदाहरण देती हूं आपको। ये हमारा, मान लेते हैं ये मेरा B अवयव है। ध्यान से देख पाएंगे, ये क्या है, मेरा अवयव B, और ये एक विषम सममित अवयव है। इसका अगर आप परिवर्त निकालेंगे तो आप देख पाएंगे जो परिवर्त है वह ऋण B के बराबर आ रहा है। वर्ग अवयव भी है। जो इसके ऋण, ये जो विकर्ण अवयव हैं वे सारे शून्य होते हैं। और ये कैसे आए, देखेंगे। यदि I और J बराबर हैं, हम जानते हैं ये अवयव अगर हम व्यापक रूप में लिखें तो किस रूप में होते हैं, A11 और A22। I और J बराबर होते हैं। तो जब जब हम I और J बराबर रखें तो आपको पता है AII बराबर किसके होना चाहिए, ऋण AII के। क्यों, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारा अवयव है वह क्या है, विषम सममित अवयव, तो इसके बराबर होना चाहिए। और इस समीकरण को हल करने पर आप पाएंगे जो हमारे सारे विकर्ण के अवयव हैं वे क्या है, सारे शून्य। ठीक, अब हम तीसरा बिंदु पे आते हैं। तीसरा बिंदु हमें क्या बतला रहा है, एक अवयव जो दोनों सममित तथा विषम सममित हो वह केवल कैसा अवयव होता है, शून्य अवयव। ठीक है, अब आखिरी बिंदु पे ध्यान दें। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव के लिए a जमा a का परिवर्त कैसा अवयव होता है, सममित अवयव होता है। और a घटा a का परिवर्त एक विषम सममित अवयव होता है। आइए इसे देखें। मान लेते हैं a जमा a परिवर्त हमारा b, इसे हम नामांकित कर लेते हैं b से। इसे सममित अवयव दर्शाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, b का जो परिवर्त है वह किसके बराबर हो, b के बराबर ही हो। ठीक, तो आइए देखें, a जमा a का परिवर्त का अगर हम परिवर्त निकालें तो वे क्या आ रहा है, गुणधर्म देखेंगे जमा वाला, यानी हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं,
गुणधर्म के जरिए। और ये क्या आ गया, ए परिवर्त बराबर में ए परिवर्त जमा ए परिवर्त का परिवर्त, और फिर से हमारा गुणधर्म लगेगा, ये किसके बराबर हुआ, ए के। तो हमें क्या मिला, जहां से शुरुआत करी थी वही मिला अवयव, यानी ए परिवर्त जमा ए अवयव। मिल रहा है बी परिवर्त बराबर में बी, बिल्कुल मिल रहा है। और ये हमें क्या बतला रहा है, ए जमा ए का परिवर्त क्या है, एक सममित अवयव है। इसी प्रकार आप ए घटा ए के परिवर्त को विषम सममित अवयव दिखा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ें। इस अगले बिंदु पे ध्यान देंगे, यदि ए और बी सममित अवयव है तो ये दिखाइए कि जो ए बी है, यानी ए को अगर हम बी से गुणा करते हैं तो वह भी एक सममित अवयव होगा यदि और केवल यदि ए बी बराबर है बी ए के। देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो ए है वह सममित अवयव है और बी भी एक सममित अवयव है, तो यानी ए का परिवर्त ए के बराबर होगा और बी का परिवर्त भी बी के बराबर होगा। हमें क्या दर्शाना है और क्या देखना है, जो ए बी है वह सममित अवयव तभी होगा जब ए बी बराबर किसके होगा, बी ए के। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं ए बी है बराबर किसके, बी ए के, तो ए बी का परिवर्त किसके बराबर हुआ, ध्यान देंगे गुणधर्म याद होगा आपको, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज जो बताया था आपको, बी परिवर्त गुणा में ए परिवर्त के। और आपको क्या दिया हुआ है, ए परिवर्त ए के बराबर, बी परिवर्त बी के बराबर, तो मान रख दें, तो यानी किसके बराबर हो गया ये, बी ए के। और अभी हमने आपको बताया, हमने क्या माना, ए बी बराबर है बी ए के, तो यानी बी ए की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिला, ए बी का परिवर्त किसके बराबर, ए बी के ही, और ये हमें दर्शा रहा है कि ए बी क्या है, सममित अवयव। ठीक, और ये कब हमारा संभव हो पाया, जब हमारे पास ए बी बराबर बी ए है। ठीक, अब अगला बिंदु देखेंगे। इस आखिरी बिंदु में क्या दिया हुआ है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। यह एक प्रमेय है, इसको हम एक उदाहरण के जरिए देखते हैं। आइए उदाहरण देखें आगे। अवयव ए हमें दिया हुआ है और इस अवयव को हमें एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसका परिवर्त। परिवर्त हमें आगे महत्व देगा, देखेंगे आगे कैसे। ए परिवर्त हमने इसका ज्ञात किया, वर्ग अवयव है तो कोटि बराबर रहेगी और जो पंक्तियां हैं वे स्तंभ में बन जाएंगी। जैसे 3 5 जो पंक्ति है वह स्तंभ बन गया, पहले 3 और 5, 1 -1 1 -1। ठीक, अब मान लीजिए जो ए है हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे ये किसके बराबर है, ए के ही। और ध्यान देंगे ये किसके योगफल के बराबर है, 2 अवयव और 2 खास अवयव। अगर हम इसको यानी ए जमा ए परिवर्त को अगर हम 1/2 से गुणा करें तो यह जो हमारा अवयव है इसे अगर हम पी अवयव कहें तो आप देखेंगे ये पी अवयव हमारा एक सममित अवयव है। हम पहले ही देख चुके हैं ए जमा ए परिवर्त ये हमारा सममित अवयव है, तो इसके साथ अगर हम कोई अचर गुणा करते हैं तो वह भी एक सममित अवयव मिलेगा हमें। ठीक, अब दूसरा अवयव ए घटा ए का परिवर्त, इसे हमने अचर 1/2 से गुणा किया। ये हमारा अवयव Q और देखेंगे ये जो Q अवयव है वह हमारा विषम सममित अवयव है। अब इसी प्रकार P और Q का मान निकाल लें। A हमें दिया हुआ है, A हमने जो A परिवर्त है वह भी हमने ज्ञात कर लिया,
तो आइए P निकालें। देखेंगे P हमने क्या माना, A जमा A का परिवर्त, और इस पूरे अवयव को हमने 1/2 से गुणा किया। A हमारा अवयव यही था 3, 5, 1 और -1। हमने इसका परिवर्त भी निकाला था और इन दोनों को हमने जमा किया। जमा करने पर आप देखेंगे हमारे पास क्या जो अवयव है वह क्या मिले। संगत अवयव को जमा करेंगे, 3 जमा 3 बने 6, 5 जमा 1 बने 6, 1 जमा 5 बने 6, -1 जमा -1 बने -2, और इस पूरे अवयव को हमें 1/2 से गुणा करना है। तो यानी सारे के सारे जो अवयव हैं वह 1/2 से गुणा कर देंगे हम उनको। तो हमें P अवयव क्या प्राप्त हुआ, इसके अवयव हैं 3, 3, 3 और -1। ध्यान देंगे ये जो हमें P अवयव प्राप्त हुआ है वह एक सममित अवयव है। आप इसका परिवर्त निकाल सकते हैं और परिवर्त निकाल के देखेंगे हमें P ही मिल रहा है। P जो है हमारा एक सममित अवयव। ठीक, आइए अब आगे बढ़े। देखेंगे Q, ये हमने क्या माना था, A घटा A का परिवर्त, और इसको हमने गुणा किया 1/2 से। उसी प्रकार जैसे हमने P के लिए ज्ञात किया, ये हमारा क्या है, A अवयव, हमने घटाए एक परिवर्त अवयव। क्या मिला, संगत अवयवों को घटाने पर 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 1 4, 1 में से 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिला, -4, और -1 में से घटा रहे हैं -1 को ही, तो हमें क्या मिला, 0। ठीक, हमारा याद करेंगे बिंदु, टिप्पणी हमने दी थी जो हमारे विकर्ण के अवयव हैं वे क्या होने चाहिए, विषम सममित अवयव में 0 मिल रहे हैं। अब इस पूरे अवयव को हमने क्या करना है, 1/2 से गुणा, यानी हर एक अवयव 1/2 से गुणा हो जाएगा, और करने पर हमें क्या मिला, हमें एक नया अवयव मिला जिसे हमने नामांकित किया Q से, और इसके अवयव हमें मिले 0, 2, -2 और 0। इसका परिवर्त निकालेंगे और आप पाएंगे जो Q परिवर्त है वह ऋण Q के बराबर है। देख भी सकते हैं, स्पष्ट तो दिख रहा है। तो यानी Q हमारा जो अवयव है वह कैसा अवयव है, विषम सममित अवयव। ठीक, तो यानी हम जो अवयव A लिया था उसे हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P जमा Q में, इसी प्रकार, और देख सकते हैं यही हमारा A अवयव मिल रहा है। तो यानी हमने क्या दर्शाया, हमने अवयव A को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया। ठीक, आइए अब आगे बढ़ें। अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कब हम किसी अवयव का प्रतिलोम निकाल सकते हैं या फिर व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। यदि A हमारे पास एक अवयव है m कोटि का, एक वर्ग अवयव है, ध्यान देंगे सिर्फ हमने m कोटि बोली है, यानी m/n कोटि है, और यदि B एक अन्य वर्ग अवयव है जिसका अस्तित्व इस प्रकार है कि A गुणा B बराबर है B गुणा A के, और वह हमें एक तत्समक अवयव प्राप्त करवा रहा है, यानी AB बराबर BA बराबर I। I क्या है, तत्समक अवयव, उपयुक्त कोटि का। ठीक, तो B को अवयव A का व्युत्क्रम कहते हैं, और इसे हम किस प्रकार निरूपित करते हैं, A के प्रतिलोम के रूप में। ठीक, ऐसी दशा में अवयव A जो है वह हमारा क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। उदाहरण आपके सामने है, हमने एक अवयव A और दूसरा अवयव B लिया। ठीक, A और B, यानी A को B से गुणा करते हैं और B को A से गुणा करते हैं। गुणा करना तो अब आपको आता ही है, हमने पढ़ रखा है।
तो a को जब हम b से गुणा करेंगे तो आप पाएंगे आपके पास क्या मिल रहा है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव आप जानते हैं, वर्ग अवयव जिसके जो विकर्ण हैं वे क्या होने चाहिए, समान अचर, और वे समान अचर भी क्या होने चाहिए, एक। ठीक, वही हमें मिल रहा है। उपयुक्त कोटि का हमें पता है 2/2 कोटि का ही होना चाहिए, बराबर है। अब बी ए भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है, वह भी एक तत्समक अवयव मिल रहा है। ए बी बराबर बी ए हुआ, और वह किसके बराबर हुआ, तत्समक अवयव के। यही हमें परिभाषा कह रही है। यानी जो हमारा बी अवयव है वह क्या हुआ, अवयव ए का व्युत्क्रम। ठीक, और जो ए अवयव है वह क्या हुआ, व्युत्क्रमणीय। तो सवाल उठता है, आप कहेंगे क्या मैं ए को बी का व्युत्क्रम नहीं कह सकता या कह सकती? बिल्कुल कह सकते हैं। यदि बी ए का व्युत्क्रम है तो ए बी का व्युत्क्रम बना। ठीक, आगे देखेंगे, ध्यान देंगे इस टिप्पणी में। सबसे पहले बिंदु में किसी आयताकार अवयव का व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि गुणनफल ए बी तथा बी ए के परिभाषित होने के लिए समान कोटि का होना आवश्यक है। किसकी, ए अवयव और बी अवयव का। तो वही हमने इस पहले बिंदु में पढ़ा। दूसरे बिंदु में ये हम देख चुके हैं, प्रश्न उठाया था हमने, यदि बी अवयव ए का व्युत्क्रम है तो ए अवयव बी का व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक, तीसरे बिंदु में देखेंगे, किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि उसका अस्तित्व है, यानी अगर वह है, मिल पा रहा है, तो वह एक अद्वितीय होता है। अद्वितीय यानी यूनिक। ठीक, आखिरी बिंदु देखेंगे, यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, यानी इनके व्युत्क्रम अस्तित्व में हैं, तो ए बी का जो व्युत्क्रम है वह किसके बराबर होगा? अगर मैं बी का व्युत्क्रम और ए का व्युत्क्रम इन दोनों को गुणा कर दूं, यानी ए बी का प्रतिलोम बराबर है बी प्रतिलोम ए प्रतिलोम के। ठीक, आइए अब आगे बढ़े। इस सत्र में अब हम पढ़ेंगे अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं। किसी अवयव पर हम 6 प्रकार की संक्रियाएं यानी रूपांतरण कर सकते हैं, जिसमें से 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों पर होती हैं। वे क्या होती हैं? सबसे पहले, किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों पर परस्पर विनिमय, यानी 2 पंक्तियों को अगर हम बदल दें, इसको हम प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार लिखते हैं। यह प्रतीक हमारा पंक्ति के लिए है। आप स्तंभों के लिए भी लिख सकते हैं। स्तंभों के लिए हम ये प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगली हमारी जो संक्रिया है वह क्या बतला रही है? किसी पंक्ति या फिर स्तंभ के अवयवों को एक शून्यतर संख्या से गुणन करना। ध्यान रखेंगे, हम कैसी संख्या से गुणा कर रहे हैं? शून्यतर, जो कि शून्य ना हो। प्रतीकात्मक रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे, यानी हमने कौन सी पंक्ति क्या करा, किस संख्या से गुणा करी, तो उसके सारे जो अवयव होंगे उस संख्या से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उदाहरण भी लेंगे। अब आखिरी संक्रिया देखेंगे, किसी पंक्ति अथवा जो हमारा स्तंभ है, इसके अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। प्रतीकात्मक रूप से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। हमने क्या किया, कोई भी पंक्ति ली, ठीक, उस पंक्ति में हमने दूसरी पंक्ति के अंदर
कुछ संख्या को गुणा कर फिर जोड़ा। और कैसे हमने अवयव लिए? संगत अवयव लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? एक नए अवयव हमें प्राप्त होंगे। तो आइए इस पर एक उदाहरण लें। इस उदाहरण में हमें अवयव A का रूपांतरण करना है इन दो संक्रियाओं द्वारा। सबसे पहली संक्रिया आप देखेंगे, हमारे पास क्या है? पंक्ति 1 को हमने पंक्ति 2 से विनिमय करना है यानी बदलना है। तो हमें जो एक नया अवयव मिलेगा A1, वे क्या मिला? आप देख सकते हैं, ये हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी दूसरी पंक्ति, इसको हमने बदल दिया। तो हमारी जो पहली पंक्ति के जो अवयव हैं वे दूसरी A1 के दूसरी पंक्ति के अवयव बन जाएंगे। और इसी प्रकार जो हमारे दूसरी पंक्ति के अवयव हैं वह पहली पंक्ति के अवयव बन जाएंगे। किस अवयव के? अवयव A1 के। आइए अब देखें दूसरी संक्रिया। इस संक्रिया में आपको रूपांतरण किसके अंदर करना है? पंक्ति 1 में। पंक्ति 1 को आप जमा करेंगे किससे? पंक्ति 3 के अवयवों से, और वो भी कैसे? जब हम उन सबको 2 से गुणा कर दें। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो हमारा पंक्ति 3 है, इसके सारे अवयवों को हम क्या करें? 2 से गुणा कर दें। क्या मिलेगा हमें 2 से गुणा करने पर? 2, 10 और ऋण 4। ठीक। इसके बाद हमने ये जो सारी संख्याएं हैं इसको किससे जमा करना है? इसके संगत अवयव। किसके? पंक्ति 1 के। 2 जमा 1 क्या मिला? 3। आ गया हमारा 3। इसी प्रकार 10 जमा 2 कितना मिला? 12। देख सकते हैं। और -4 जमा में 5 कितना मिला? 1। तो इस प्रकार हमने अवयव A का रूपांतरण किया दी हुई संक्रियाओं द्वारा। आइए अब एक और महत्वपूर्ण विषय देखें, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम निकालना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें क्या बता रहा है? यदि A एक ऐसा अवयव है जिसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो प्रारंभिक पंक्तियों संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात करने के लिए हम A बराबर IA लेंगे, जहां ये जो I है वह एक तत्समक अवयव है। यह लिखेंगे और पंक्ति संक्रियाएं लगाएंगे। किस पर? इसी पर, A बराबर IA पर। और तब तक लगाएंगे जब तक हमें ये नहीं मिल जाता, यानी I बराबर BA। तो हमें एक नया अवयव मिला B, और ये जो B अवयव है वह क्या कहलाता है? A अवयव का व्युत्क्रम। ध्यान देंगे, हम एक बारी में सिर्फ पंक्ति संक्रियाएं या फिर स्तंभ संक्रियाएं ही लगा सकते हैं। पंक्ति और स्तंभ संक्रिया एक साथ नहीं लगा सकते। या तो हम सारी की सारी पंक्ति संक्रियाएं लगाएंगे या फिर स्तंभ संक्रियाएं लगाएंगे। अगर आप स्तंभ संक्रियाएं लगा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? A बराबर में AI। और इसके अंदर स्तंभ संक्रियाएं तब तक लगाएंगे जब तक आपको क्या नहीं मिल जाता? I बराबर में AB। तो ये जो हमें नया B अवयव मिल रहा है वह क्या है? व्युत्क्रम है A का। आइए इस पे एक उदाहरण देखें। उदाहरण में प्रारंभिक संक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए आपको A अवयव का क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है। अब हम क्या निकाल रहे हैं? व्युत्क्रम। तो हम इसके अंदर पंक्ति संक्रियाएं निकाल रहे हैं, यानी उसका इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? A बराबर में IA। ठीक, तो वही हमने लिख लिया, A बराबर में IA। अब जो भी हम संक्रिया लगाएंगे वह इस अवयव जो बाएं हाथ पर है और इस तत्समक अवयव जो आपके दाएं हाथ पर है उसके अंदर वही सेम यानी वही समान हम क्या लगाएंगे? अपनी संक्रिया। देखेंगे सबसे पहले हमें इस अवयव को क्या बनाना है? कब तक हमें अपनी संक्रियाएं लगानी है? जब तक हम इस रूप में ना आ जाए। ठीक, यानी हमने इस अवयव A को क्या बनाना है? तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव बनाने के लिए ये अवयव जो ये आपका अवयव है 2, इसको क्या बनाना है? 1।
यानी अगर मैं इस पहली पंक्ति को 2 से भाग कर दूं तो हमारा ये पहला स्थान पे जो अवयव है वह 1 बन जाएगा। तो हमने संक्रिया ली R1। क्या करा हमने, पहली पंक्ति को 1/2 से गुणा कर दिया, यानी हमने 2 से भाग किया। तो हमें क्या मिला, 1 0 माइनस 1/2। ये में मिली हमें अवयव पहली पंक्ति के, और बाकी जो अवयव है वे हमारे क्या रहेंगे, समान ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने उसमें कोई भी रूपांतरण नहीं किया। देख सकते हैं हमारा जो तत्समक अवयव था उसमें भी हमने बदलाव किए। तो हमें बदलाव करने पर क्या मिला, 1/2 0 और 0, क्योंकि हमने पहली पंक्ति को क्या किया, 2 से भाग किया, या फिर हम कह सकते हैं 1/2 से गुणा किया। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 की जगह हमें क्या बनाना है, 0, और हम इस पूरे को बदलेंगे किस रूप में, तब तक हम अपनी संक्रियाएं लगाएंगे जब तक हम यह रूप प्राप्त न कर लें। जैसे कि अब इस आगे आप देख सकते हैं। देखेंगे हमने इसको 0 बनाया। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने पंक्ति 2 में क्या किया, पंक्ति 2 को हमने पंक्ति 1 में जब हम 5 गुणा करते हैं और दोनों को हम क्या करें, घटाएं, तो हमें यहाँ 0 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार रूपांतरण करते हुए आप देखेंगे कि अंत में हम किस रूप में आ गए, I बराबर BA, जहां हमें एक क्या मिल रहा है, नया अवयव, और यह भी अवयव हमारा क्या है, व्युत्क्रम किसका, A का, जो कि आप इधर देख सकते हैं। निरूपण हमने इसी प्रकार किया, A का प्रतिलोम बराबर में अवयव। ठीक, ध्यान देंगे कई सारी संक्रियाएं लगाते हुए अगर हमारे पास बाएं हाथ पर कोई भी पंक्ति या कोई भी हमारा जो स्तंभ है उसके सारे अवयव 0 हो जाएं तो उस अवयव का व्युत्क्रम नहीं होता। ठीक, तो आशा करते हैं इस सत्र में आपको आनंद आया होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।